राजीव सरकारी इंटरव्यू देने के लिए गया था। जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल के अंदर घुसता है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से 2 पुरुष और एक महिला है। जैसे ही राजीव महिला को देखता है तो एकदम थोड़ी देर के लिए खामोश सा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो इंटरव्यू के लिए बैठ जाता है और बहुत अच्छी तरह से इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद राजीव का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा जाता है। वो सभी सवालों का बहुत ही सही सटीक जवाब देता है। उसके बाद वो इंटरव्यू हॉल के अंदर से बाहर निकलता है। उसी समय जो महिला इंटरव्यू ले रही थी वो भी राजीव के पीछे पीछे आती है और उससे कहती है कि राजीव, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? अगर टाइम हो तो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इस बात को जैसे ही राजीव सुनता है तो वो कहता है कि हाँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तुम जितना चाहो उतना टाइम मेरे से ले सकती हो और मुझसे बात भी कर सकती हो। आखिर कौन थी वो महिला जो राजीव को रोककर उससे बात करना चाहती थी? आज इस दिल छू लेने वाली कहानी को आप पूरा ज़रूर देखें। उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की है। बुलंदशहर के अंदर राजीव और संध्या दोनों पति पत्नी रहा करते थे। उनके साथ उनके घर में उनके बुजुर्ग माँ बाप भी रहते थे। उसके पिता की सरकारी नौकरी थी, इसलिए उनकी पेंशन भी आया करती थी। राजीव की नई नई शादी हुई थी। संध्या उस घर में आई थी तो स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक रहता है। कम से कम कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है और संध्या के ऊपर घर संभालने की जिम्मेदारी आती है तो संध्या अपने घर को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाती। वो इस घमंड में थी कि उसके पिताजी ने उसे दहेज में बहुत सारा सामान और पैसा दिया है और इसे दहेज भी इतना दिया है, तो वो इस घमंड के कारण वो घर वालों को अच्छी तरह से बात नहीं किया करती। राजीव को भी वो कोई खास तवज्जो नहीं दिया करती। अपने सास ससुर का तो कहना वो बिल्कुल नहीं मानती थे। स्टार्टिंग में राजीव सोचते हैं कि शायद नई नई शादी हुई है, अभी एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो इस बात को सोचकर राजीव संध्या को समझाता और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम नई नई यहाँ पर आई हो तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन समय के साथ साथ जो संध्या थी उसका घमंड और भी सिर चढ़कर बोलने लगता है। वो अक्सर अपने माँ से बात किया करती और माँ उसको हमेशा उल्टी सीधी बातें सिखाया करती थी और उसके बाद संध्या भी अपनी ससुराल में वैसा ही किया करती थी और वो अपने सास ससुर का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। इधर उसका पति संजीव जब भी उसे किसी काम के लिए कहता तो वो बार बार कह दिया करती कि क्या मैं तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ? मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, यहाँ मैं मालकिन बन के रहूँगी। इन बातों को सुनकर जो राजीव था वो बार बार संध्या को समझाता, कहता कि हाँ हाँ, ये घर तुम्हारा ही है, तुम ही यहाँ की मालकिन हो, लेकिन ये घर भी तो तुम्हें ही संभालना है। क्योंकि राजीव अपने माँ बाप की इकलौती संतान था और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था और माँ बाप भी बुजुर्ग हो चुके थे। पिता की पेंशन आया करती थी जिसके सहारे उनका घर चला करता था। परिवार में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पेंशन भी अच्छी खासी आया करती थी। उसके पिताजी एक बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी में लगे हुए थे, तो परिवार अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन राजीव अपनी पढ़ाई लिखाई करके अब एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहा था। संध्या जो कि बार बार उसे टॉर्चर करती, उसके घर वालों का कहा नहीं माना करती और घर में अक्सर कलेश वाला माहौल बना के रखती। अब धीरे धीरे साथ रहते हुए उन लोगों को 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन 2 साल के बाद संध्या का गुरूर अब 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। अब राजीव से ये बात सहन नहीं होती और राजीव संध्या से कहता है कि अगर तुम्हें घर बसाना है तो बता दो और अगर तुम्हें नहीं बसाना तो तुम देख लो, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। इस बात को संध्या बहुत ही गुस्से में अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो वो उससे कहती है कि तू अब एक दिन भी तुझे वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तू फ़ौरन अपनी ससुराल छोड़ के अपने मायके चली आ। इसके बाद संध्या जैसा उसकी माँ सिखाती है वैसा ही करती है और वो राजीव का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। संध्या का मायका काफ़ी आलीशान व पुश्तैनी ज़मीन वाला था, तो उनके पास में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। पिताजी की भी अच्छी खासी नौकरी थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ अब राजीव संध्या को लेने के लिए भी जाता है और उससे अक्सर फ़ोन से भी बात किया करता था। लेकिन उधर संध्या हर बार आने से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी जहां पर तुम लोग मेरा बार बार अपमान करते हो। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये तो बिल्कुल उल्टा था। संध्या सभी लोगों का अपमान किया करती थी। वो घर में एक बहू की तरह नहीं कर रहती थी, बल्कि ऐसा उल्टा मालकिन की तरह रहती थी, जैसे ये सब लोग उसके नौकर हों।
तब भी राजीव उसे लेने के लिए जाता, लेकिन वो हर बार मना कर देती। अब संध्या है वो अपनी माँ के कहे में चलकर राजीव पर तलाक का केस भी डाल देती है। केस कोर्ट के अंदर जाता है और कुछ दिनों के बाद ही फैसला आ जाता है। कोर्ट फैसला सुनाता है कि राजीव को संध्या के दहेज के सभी सामान के साथ साथ उसे वन टाइम एलिमनी यानी 15 लाख रुपए भी देने होंगे। उसके बाद राजीव उनको सभी पैसे और दहेज का सामान दे देता है। इसके बाद राजीव अपने घर आ जाता है और संध्या भी अपने घर चली जाती है। इधर राजीव पढ़ाई लिखाई में लगा रहता है। वो लगातार कोचिंग भी करता है ताकि उसका आगे चल के जॉब लग सके। ऐसे ही तलाक को करीब 5 साल बीत चुके थे, लेकिन 5 साल की कोशिशों के बाद भी अभी तक राजीव की जॉब नहीं लगी थी। राजीव कई टेस्ट में बैठा था, लेकिन हर बार कुछ ही नंबरों से वो रह जाता था। लेकिन 5 साल के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और राजीव एक सरकारी नौकरी का रिटर्न टेस्ट क्लियर कर जाता है, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। उसके बाद वह इंटरव्यू देने के लिए एक सरकारी बिल्डिंग में जाता है। वहाँ पर उसका इंटरव्यू होना था। वहाँ जाकर वो बैठा हुआ था, तभी उसका नंबर आता है और वो इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है। जैसे ही वो इंटरव्यू हॉल के अंदर जाता है तो देखता है कि इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर 3 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से एक महिला और 2 पुरुष हैं। वो महिला कोई और नहीं बल्कि दोस्तों राजीव की तलाकशुदा पत्नी संध्या होती है, जिससे आज से ठीक 5 साल पहले उसने तलाक ले लिया था। संध्या अभी इंटरव्यू लेने के लिए बैठी हुई थी। जैसे ही राजीव संध्या को देखता है तो थोड़ी देर के लिए वो चुपचाप सा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि इंटरव्यू तो देना ही होगा। इस नौकरी के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, अगर इंटरव्यू नहीं दूंगा तो मेरी शायद नौकरी ना लगे। उसके बाद वो राजीव वहाँ जाकर बैठ जाता है और अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से देता है। इंटरव्यू में उससे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन राजीव हर सवाल का बहुत ही सही और सटीक जवाब देता है। इंटरव्यू वाले उसके जवाबों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। इंटरव्यू करीब 1 घंटे चलता है और इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। इंटरव्यू होने के बाद वे वहाँ से बाहर निकल जाता है। रिजल्ट घोषित होने में अभी कुछ दिन बाकी थे। इधर राजीव इंटरव्यू हॉल से बाहर आता है तो पीछे पीछे संध्या भी राजीव के पीछे पीछे आ जाती है और एकदम से राजीव को रोकते हुए कहती है कि राजीव, अगर आपके पास थोड़ी सी देर का समय हो तो क्या मैं ले सकती हूँ? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इधर राजीव पलट के जब संध्या की तरफ देखता है तो उससे कहता है कि हाँ हाँ, मेरे पास टाइम है, जितना टाइम चाहो तुम ले सकती हो। उसके बाद राजीव और संध्या पास में बने हुए एक पार्क के अंदर चले जाते हैं। उस पार्क के अंदर जाके बैठ जाते हैं। तभी संध्या की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आने लगते हैं और वो राजीव की तरफ देखते हुए कहते हैं कि राजीव, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी जो भी गलतियाँ हैं, मैं हर चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जैसे ही संध्या की आंखों में राजीव आंसू देखता है और देखता है कि वो उससे माफ़ी भी मांग रही है, तो राजीव बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये वही लड़की है जो संध्या, जो अक्सर इतने घमंड में रहा करती थी, वो आज मेरे सामने बैठ के ना सिर्फ रो रही है बल्कि माफ़ी भी मांग रही है। अब ये उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो जाता है। इसके साथ ऐसा आखिर हुआ क्या जो ये मुझसे माफ़ी मांग रही है और ये मेरे सामने बैठ के रो रही है? इसकी तो अच्छी खासी जॉब है और वो भी सरकारी, फिर इसको ऐसी क्या परेशानी आ गई? अब राजीव उसे शांत करते हुए कहता है कि संध्या, पहले तो तुम चुप हो जाओ, और रही बात माफ़ करने की, तो मैंने तो तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राजीव पूछता है कि संध्या, तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांग रही है? तुम तो पहले बहुत घमंड में चूर रहा करती थी, कहा करती थी तुम तो महारानी हो और महारानी की तरह ही अपनी ज़िंदगी जियोगी, लेकिन आज तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ रही है? तो संध्या राजीव को अब बताना शुरू करती है कि राजीव, जो मेरा तुमसे तलाक हुआ था, उस तलाक का कारण मैं नहीं बल्कि मेरी माँ थी। माँ ही मुझे हमेशा उल्टी सीधी बातें सिखाया करती थी। मैं उनसे फ़ोन पर बात किया करती थी तो वो मुझे अक्सर पट्टी पढ़ाया करती थी, जिस कारण मैं घर पर कलेश किया करती थी। माँ मुझसे कहा करती थी कि तुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, हमने बहुत अच्छा खासा दहेज दिया है, वो लोग तेरे लिए नौकर जैसे हैं और तू वहाँ पे महारानी है, तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी की है, ना कि तुम्हें बेचा है हम लोगों ने। मैं माँ की बातों में अक्सर आ जाया करती। इन बातों में आने के बाद मैंने तुम्हारे परिवार के साथ बहुत ज़्यादा गलत बुरा व्यवहार किया है। राजीव कहता है कि हाँ, ये तो बात सच है कि तुमने मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। इसके बाद संध्या आगे बोलती है कि जब मेरा तुमसे तलाक हो गया था, उसके बाद जो तुमने मुझे पैसे दिए थे, उन्हें लेकर मैं अपनी माँ के पास गई थी। मेरे परिवार वालों ने
वो सभी पैसे और रुपये अपने आराम में और अपनी ज़रूरतों में खर्च कर दिए। अब धीरे धीरे समय बीतता है और टाइम के साथ मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहने लगती है, जिसके कारण उनका देहांत हो जाता है। जैसे ही मेरी माँ का देहांत होता है, उसके बाद मुझे एहसास होता है कि हकीकत में कौन अपना है कौन पराया। क्योंकि जब घर भैया भाभी के नाम हो जाता है, पिताजी की कोई चलती नहीं और भैया भाभी अक्सर मुझे ताने दिया करते, यहाँ तक कि मुझे खाने की देने के लिए भी मना कर दिया करते थे। इस बात को जैसे ही राजीव सुनता है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, उसका मन भी थोड़ा सा विचलित होता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और संध्या की बातों को आगे बहुत ध्यान से सुनने लगता है। उसके बाद संध्या बताती है कि भैया भाभी के तानों से दुखी होकर मैंने यहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई किया और नौकरी मुझे मिली। लेकिन राजीव, ये मेरी सरकारी नौकरी नहीं है, ये तो मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है, जिसमें मुझे बहुत कम सैलरी मिलती है, जिससे मैं मुश्किल से गुजारा कर पाती हूँ। इन सभी बातों को सुनने के बाद राजीव थोड़ा सा व्याकुल तो हो जाता है, लेकिन तभी वह संध्या से पूछता है कि संध्या, तुम्हारी मांग में तो सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, तो तुम्हारा पति क्या करता है, वो कहाँ है, और तुम अपने भैया भाभी के साथ क्यों रहती हो? तो उसके बाद संध्या बताती है कि राजीव, ये जो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, ये जानते हो ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे नाम का है। मैंने दूसरी शादी कभी नहीं की। ये सिंदूर और मंगलसूत्र मैं सिर्फ तुम्हारे नाम का ही पहनती हूँ। मैं आज भी तुम्हें अपना पति ही मानती हूँ। इस बात को सुनने के बाद राजीव का दिल थोड़ा पिघल जाता है। वो संध्या से कहता है कि संध्या, खैर जो हुआ सो हुआ। अगर भविष्य में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेहिचक कह देना। जो संध्या है वो रोते हुए एक बार फिर से राजीव से माफ़ी मांगती है और कहती है कि राजीव, ठीक है, मुझे आप अपना नंबर दे दो। इसके बाद राजीव संध्या को अपना नंबर देता है और राजीव संध्या से उसका नंबर लेता है और फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब संध्या राजीव से अक्सर फ़ोन पर बात करती है। इधर राजीव भी संध्या से बात करना उसको भी अच्छा लगता है। एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए राजीव से संध्या कहती है कि मुझे तुम्हारा घर देखना है, क्या दिखा सकते हो? तभी राजीव वीडियो कॉल करता है और पूरा घर दिखाता है। ऐसे ही बात करते हुए एक दिन फिर से संध्या कहती है कि मेरा मन माँ जी से बात करने का कर रहा है। राजीव अपनी माँ के पास फ़ोन ले जाता है, जो कि बीमार थी और बेड पे पड़ी हुई थी, तो उनके कान के पास ले जाकर संध्या से उनकी बात कराता है। अब जैसे ही राजीव की माँ और संध्या एक दूसरे से बात करते हैं तो राजीव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे ही राजीव अपनी माँ से फ़ोन लेकर संध्या से बात करने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उधर संध्या भी फूट फूट कर रो रही है। दरअसल दोस्तों, राजीव की माँ ने संध्या से कहा था कि बेटी, ये घर तुम्हारे बिना अधूरा है, तुम कब आओगे? इस बात को सुनकर संध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब राजीव संध्या से पूछता है कि संध्या, आखिर तुम रो क्यों रही हो? तभी संध्या रोते हुए राजीव से कहने लगती है कि राजीव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोबारा एक साथ रहने लगे? अब राजीव जैसे ही इस बात को सुनता है तो राजीव भी जितने दिनों से उस बात को अपने दिल में छिपाए हुए था और वो उसकी ज़बान पर आ जाती है और वो कहता है कि संध्या, क्या सच में हम एक बार फिर से साथ रह सकते हैं? राजीव एकदम से हाँ कह देता है, बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी लेने आ सकता हूँ। तो संध्या रोते हुए कहती है, अगर तुम सच में आ जाते हो तो मुझ फ़ौरन आ जाओ, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। इसके बाद राजीव संध्या से कहता है कि ठीक है, तुम बस तैयार रहो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। इसके बाद राजीव जल्दी से तैयार होता है और संध्या के घर की तरफ को निकल जाता है। संध्या के घर पर जाके देखता है तो संध्या तैयार होकर अपना बैग लेकर तैयार बैठी हुई थी। इसके बाद राजीव संध्या को लेकर अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि देखो माँ, मैं तुम्हारी बहू को लेकर आया हूँ। उसके बाद संध्या और माताजी दोनों गले मिलकर बहुत रोते हैं, क्योंकि संध्या की जो सास थी उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जब संध्या राजीव के पास रहा करती थी उस टाइम पर संध्या के साथ संध्या को बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन संध्या ने ही कभी उसके प्यार को समझा नहीं था। अब आज ही के दिन राजीव का रिज़ल्ट आने वाला था और रिज़ल्ट आता है कि राजीव की सरकारी नौकरी लग गई है। अब राजीव की जैसे ही सरकारी नौकरी लगती है तो संध्या और राजीव और उसकी माँ और उसके पिता बहुत ज़ोर ज़ोर से खुशियाँ मनाते हैं और पूरे घरों में एक खुशी का माहौल बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जहाँ पे एक परिवार पहले बिछड़ने के बाद दोबारा से फिर मिला और मिलने के बाद फिर वो हंसी खुशी रहने लगा। आपको ये कहानी जैसी भी लगी हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और आपका क्या कहना चाहते हो राजीव और संध्या के बारे में ये भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।
दोस्तों, इन कहानियों का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है। इन कहानियों को हम सिर्फ इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप लोग इन कहानियों में की गई गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।